जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, राइट? एक लेक्चर हो भी गया है, ठीक है ना? आज की क्लास में हम आप डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज को, ठीक है? क्योंकि प्रीपोजिशनल जो फ्रेजेस होती हैं वो किससे बनती हैं? प्रीपोजिशन से ही बनती है, राइट? अब सबसे पहले एक चीज आप ये क्लियर करें कि फ्रेज है क्या एक्चुअली, ना? किस बला का नाम है फ्रेज, राइट? देखो, हिंदी अगर देखोगे तो फ्रेज की हिंदी होती है बच्चों वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश, वाक्य का एक छोटा सा भाग, छोटा सा टुकड़ा, राइट? और एक शब्द सुना होगा आपने, क्लॉज, सुना होगा ना? तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, राइट? लिसन केयरफुली. The difference between phrase and clause is that phrase has no subject verb combination while clause has subject verb combination. Basically both are the parts of the sentence, but phrase has no subject verb combination and clause has. Clear? दोनों सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं बेटा, चाहे वो फ्रेज हो और चाहे वो क्लॉज हो, लेकिन फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है आपको, ठीक है? और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा. क्लियर? देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी. जैसे हमने लिखा आई नो वेयर यू लिव. क्या लिखा हमने? आई नो वेयर यू लिव, ठीक है? अभी देखो बेटा, यहाँ सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होगी मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो. मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो. ये कोई पूछ नहीं रहा है बल्कि बता रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, ये मैं जानता हूं, ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर जो वेयर है वो कोई इंटरोगेटिव वर्ड तो है, लेकिन वो यहां पर प्रश्न नहीं पूछ रहा है बल्कि कुछ बता रहा है, राइट? और यहां पर जो वेयर आया है बेटा वो कंजंक्शन है. क्या है? कंजंक्शन है. कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. एंड वी नो वेरी वेल सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑलवेज मेक सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर? अब देखो यहां पर दो कंजंक्शन पहले फाइंड आउट कर लो. आई नो वेयर यू लिव. जैसे देखो हमने सेंटेंस लिखा आई नो वेयर यू लिव, ठीक है बेटा? अब वेयर क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया, ठीक है ना? अब बेसिकली अगर हम ये पूरा बात देखो, पंक्चुएशन कितनी बार लगा है? एक बार लगा है ना? देखो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जहां पर लगे समझ लें सेंटेंस हमारा पूरा हो गया. तो क्या कोई और फुल स्टॉप दिख रहा है बीच में आपको? ये फुल स्टॉप नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ही लिख दिया, डिजाइन है, राइट? एक ही फुल स्टॉप दिख रहा है, मतलब सेंटेंस एक ही है, ठीक है? अब एक ही सेंटेंस में क्लॉजेस की संख्या एक दो हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. अब ध्यान समझना, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है, और ये क्या है बेटा? वर्ब है ना? सब्जेक्ट वर्ब मिल गया हमको, इसका मतलब ये एक क्लॉज है. क्या है बेटा? क्लॉज है. इसको हम कह देंगे क्लॉज नंबर 1, ठीक है? अभी नाम बाद में देंगे, पहले समझो. सब्जेक्ट वर्ब मिल गया ना हमको, तो ये क्या है? एक क्लॉज है. अब यहां पर देखो यू क्या है? सब्जेक्ट है. लिव क्या है? वर्ब है. यहां भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिला हमको, ये भी क्या है? क्लॉज है. क्लॉज नंबर 2, ठीक है? अब देखो बेटा, अब क्लॉज 3 प्रकार की होती है, आप जानते हो, ठीक है? इस पर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. देखो प्रिंसिपल क्लॉज का पहचानने का सिंपल सा तरीका, प्रिंसिपल क्लॉज के इफ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल क्लॉज, देयर इज नो कंजंक्शन बिफोर प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है, न सबऑर्डिनेट न कोऑर्डिनेट. इतना जान लो. हमारी प्रिंसिपल क्लॉज वही होगी. प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, राइट? तो प्रिंसिपल क्लॉज वही होगी जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होगा, ठीक है? अब देखो क्लॉज नंबर 1 के पहले क्या कोई कंजंक्शन लगा है बेटा? नहीं लगा ना? इसका मतलब यही हमारी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी है. पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज. क्लियर है? अब देखिए यू लिव, ये दूसरी क्लॉज थी हमारी, क्लॉज नंबर 2. क्या इसके पहले कोई कंजंक्शन लगा है? बिल्कुल लगा है, वेयर लगा है. यानी कि ये पूरी की पूरी क्या है? एक क्लॉज है. कौन सा कंडीशन है? वेयर.
तो सबऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट फैन बॉयज होते हैं बस, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है। और हम ये कंजंक्शंस के प्रकार से ही पता करते हैं कि वो दूसरी क्लॉज हमारी, देखो जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है वो तो प्रिंसिपल हो गई ना। अब दूसरी क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट भी हो सकती है और कोऑर्डिनेट भी हो सकती है, एंड दैट डिपेंड्स द टाइप ऑफ द कंजंक्शन। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कंजंक्शन के प्रकार पर। अगर कंजंक्शन हमारा कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, अगर कंजंक्शन हमारा सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। और ये कौन सा कंजंक्शन है बेटा? सबऑर्डिनेट है, क्योंकि फैन वेज में नहीं आता। WH टाइप जितने भी कंजंक्शन होंगे वो सबऑर्डिनेट ही होंगे, राइट। इसका मतलब ये क्लॉज नंबर 2 हमारी क्या है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। अब हमको क्या मिल गया? PC प्लस SC, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बेटा हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स है। तो क्लॉज तो समझ में आ गया ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 2 है, इसी का तो पार्ट है। समझ में आई बात ना? तो बेटा फ्रेज और क्लॉज दोनों सेंटेंस के पार्ट होते हैं, लेकिन क्लॉज में आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, जबकि फ्रेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। और चूंकि हम आप प्रिंसिपल प्रीपोजिशनल फ्रेज को समझना है अच्छे से, इस वजह से हम उसी का एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि फ्रेजेस कई प्रकार की होती है ना, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, राइट। तो आज हम कौन सा डिस्कस करें? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो उसकी को देखो, जैसे लिखा गया बेटा, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या लिखा गया? द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो हमने इस पार्ट को क्या किया? अंडरलाइन कर दिया बेटा। ऑन द टेबल को हमने क्या किया? अंडरलाइन कर दिया, समझे ना। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है बेटा? सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है, वर्ब दूसरे पोजीशन पर और फुल स्टॉप लगा है, पंक्चुएशन। तो असर्टिव हो गया। फॉर्म क्या होगी? पास्टिव। तो सेंटेंस का प्रकार तो हमारा असर्टिव है। अब ये ऑन द टेबल, सिर्फ ऑन द टेबल पे फोकस करो। क्या ऑन द टेबल में कोई सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना। सेंटेंस का ही पार्ट है, ये असर्टिव का ही पार्ट है। क्या अभी दोनों लोगों को इतना शांति से बैठो बेटा, क्लास है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? भाई सारी बहानेबाजी भूल जाओगे, प्यार से समझा रहा हूं, क्लास को अटेंड करो। यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हो, पढ़ने आए हो। टाइम पास करना है कहीं और जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक बेटा। यहाँ तभी आना जब पढ़ना होगा। पढ़ने के अतिरिक्त कुछ भी करना है प्लीज कहीं और जाओ, ओके। शांति से पढ़ो, ठीक है। क्या लिखा गया? द बुक इज ऑन द टेबल। अब ध्यान से समझो इस चीज को। ऑन द टेबल पर फोकस बनाओ बस। क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना। सेंटेंस का ही तो पार्ट है ये, असर्टिव का एक छोटा सा पार्ट है ये। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमको नहीं मिल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। और चूंकि ये फ्रेज किससे स्टार्ट हुई है? प्रीपोजिशन से, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, ठीक है। अब इसी पे हम आप बात करना चाहते हैं, ठीक। ओके, चलिए हंसिए, हंसो भाई। हाँ हंसोगे तो क्लास समझ में आएगी, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है स्पर्श। हाँ ओके, अब समझना बेटा, प्रीपोजिशन क्या होता है आप समझ रहे हो ना, पहली क्लास हो चुकी है। प्रीपोजिशनल फ्रेज हम किससे कहेंगे? देखो प्रीपोजिशन के जैसे लिखा था ना, ऑन द टेबल लिखा गया था ना, ऑन द टेबल जैसे हमने अभी लिखा था, ठीक है। अब ये द टेबल क्या है? नाउन फ्रेज है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई नाउन या फिर नाउन फ्रेज जरूर मिल जाएगा। अब दो शब्द इसलिए हमको इसको नाउन फ्रेज कहेंगे, ठीक है। एक शब्द होता तो सिर्फ नाउन कहते हैं, ठीक है। ऑन टेबल होता तो टेबल नाउन है, लेकिन द टेबल लिख दिया इसलिए हम इसको फ्रेज कहेंगे, ठीक है। क्लियर ना? क्योंकि फ्रेज सिंगल वर्ड नहीं हो सकता बेटा, राइट। अब देखो प्रीपोजिशन है प्लस क्या है? नाउन। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, हमेशा याद रखना।
प्रीपोजिशन के बाद जो भी, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आई बात ना? प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर बेटा बनाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बनाते हैं? हमेशा याद रखना, क्या बनाएंगे बेटा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है ना, वो सेंटेंस में दो तरीके से फंक्शन करती है। वो या तो एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी या तो एडवर्ब का फंक्शन करेगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव होती है या तो एडवर्ब होती है, जिसको हम आप एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार सुन लो, प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट जो होगा, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है उसी का ऑब्जेक्ट है वो, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है। और ये किस पे डिपेंड होगा? उसके फंक्शन पर। देखो, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज बेटा एडजेक्टिव का काम करेगी, अब चूंकि ये दोनों मॉडिफायर्स हैं, ये दोनों क्या होते हैं? मॉडिफायर्स है ना? ठीक है, मॉडिफायर्स मतलब जो मॉडिफाई करे, राइट? अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो एडजेक्टिव किसको किसको मॉडिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन का। तो वो प्रीपोजिशन, अगर कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो समझ लेना वो प्रीपोजिशनल फ्रेज वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, अगर कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी वर्ब को, एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी, तब क्या हो जाएगी? वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। समझ में आई बात ना? बेसिकली जो काम एडजेक्टिव करता है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज करेगी। वो प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी तो एडजेक्टिव का काम कर रही है। अगर वो वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है तो एडवर्ब का काम कर रही है। इतना क्लियर है बेटा? अब देखो, कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं ना, आइए आप समझते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, विद प्रीपोजिशन है ना, ग्रीन क्या है? एडजेक्टिव। और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब प्रीपोजिशन और उसके नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव आ सकता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ग्रीन क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, तो विद ग्रीन आईज ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि नहीं? ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है बेटा। अब हमको चेक यही करना है ये एडजेक्टिव का काम कर रही है कि एडवर्ब का काम कर रही है। देखो क्या कर रहा है कि द कैट, वो बिल्ली, विथ ग्रीन आईज। तो बहुत सारी बिल्ली होंगी, लेकिन सब बिल्ली की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर उस बिल्ली की बात हो रही है जिसकी आंखें क्या हैं? हरी है। इज माई फेवरेट, जिस बिल्ली की आंख हरी है वो मेरी क्या है? फेवरेट है ना। तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी बेटा, सारी बिल्ली की बात नहीं कर रही, किसी पर्टिकुलर बिल्ली की बात हो रही है। ये मॉडिफाई किसको कर रही है? कैट को कर रही है ना, द कैट को कर रही है। और द कैट क्या है? नाउन ये है, या फिर नाउन फ्रेज कह सकते हो आप। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। यानी कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां पर किसका काम कर रही है बेटा? एडजेक्टिव का कर रही है। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना? अब देखो दूसरा, कह रहा है कि द टी फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टेस्ट फ्रेश। फ्रॉम द हाई माउंटेन्स, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया बेटा, क्योंकि ये देखो ये है वर्ब और यहां पर ये भी है वर्ब। समझ में आई बात ना? ये रहा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, सीधी सी बात है। और नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई केवल एडजेक्टिव कर सकता है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां पर सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही थी। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को। ये भी सब्जेक्ट है, यहां पर नाउन फ्रेज है या नाउन कह सकते हैं आप, राइट? दो शब्द है, डिटर्मिनर प्लस नाउन, तो फ्रेज हो गया नाउन फ्रेज। क्लियर बेटा? नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई केवल एडजेक्टिव ही करता है। तो कह रहा है कि द टी, वो चाय, देखो चाय, चाय तो सारी होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है ना। कुछ ऊंचे पर्वतों पे उगाई जाती हैं, कुछ खेतों में उगाई जाती हैं। आप समझ गए ना इस चीज को? तो सारी चायों की बात नहीं हो रही है, स्पेशली उस चाय की बात हो रही है जो कहाँ उगाई जाती है बेटा? जो ऊंचे पर्वतों पे मिलती है हमको, राइट? तो कह रहा है कि द टी फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टेस्ट फ्रेश, स्पेशली वो चाय
जो कहाँ हमको प्राप्त होती है, हाई, ऊंचे पर्वतों से। वो कैसे कैसे लगती है बेटा, फ्रेश लगती है ना, जब हम उसको पीते हैं तो बड़ा फ्रेश फ्रेश फील कराती है। क्लियर? तो ये जो फ्रॉम द हाई माउंटेन्स है, किस चाह की, इसी को मॉडिफाई कर रही है ना, यानी कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रही है, नाउन को कर रही है। नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कौन करेगा, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी ये मॉडिफाई किसको कर रही थी, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करेगी तो फंक्शन किसका कर रही है, एडजेक्टिव का कर रही है। कोई दिक्कत? तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लियर है ना, क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन है। अब देखो बेटा, कहा कि आई वॉक्ड ओवर द ब्रिज, मैं ब्रिज पर चला गया। मैं कहां पर चला गया, ब्रिज पर चला गया। ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, द ब्रिज क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब समझिए इस चीज को। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ड क्या है बेटा, वर्ब है ना। मैं कहां चला गया, ब्रिज पर चला गया। अब देखो बेटा, यहां ये नाउन या प्रोनाउन को या फिर नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करा था, तो उसकी पोजीशन भी ठीक उसके बाद थी। लेकिन यहां पर देखो प्रोनाउन के बाद आया क्या, नहीं, वर्ब के बाद आया है। पोजीशन पहले चेक करो, यहां पर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है किसके बाद आई है, वर्ब के बाद आई है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि वर्ब को मॉडिफाई करेगी वो। ठीक है, और वैसे भी देख लो ये वेयर का आंसर है। किसका आंसर है, वेयर का। तो वेयर का आंसर हो जाने से पहले बात तो वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और दूसरी चीज वो साफ साफ दिख पा रहा है कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कह रहा है कि आई वॉक्ड, मैं चला गया। कहां चला गया, ओवर द ब्रिज। तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी बेटा, इसको मॉडिफाई कर रही है, वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, केवल एडवर्ब। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां पर एडवर्ब का फंक्शन कर रही है। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या लिखा है बेटा, द डॉग्स रन इन द पार्क, कुत्ते कहां दौड़ते हैं, पार्क में दौड़ते हैं। तो द डॉग्स क्या हो गया बेटा हमारा सब्जेक्ट, रन क्या हो गई वर्ब, इन द पार्क क्या हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। हमको चेक करना है ये एडजेक्टिव का काम कर रही है फिर एडवर्ब का। ठीक है, अब देखो अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रही होती तो पहले चांस उसका ये होता कि ये इसी के बाद आती, इसका पोजीशन इसके बाद होता, और इसी को मॉडिफाई कर रही होती। मतलब मॉडिफाई करने का मतलब बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज के बारे में जानकारी देना, आसान शब्दों में समझो। तो यहां पर इन द पार्क किसके बारे में जानकारी दे रहा है, दौड़ने के बारे में ना, कि कुत्ते कहां दौड़ते हैं। वेयर डू द डॉग्स रन, द आंसर इज इन द पार्क। तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है किसको मॉडिफाई कर रही है बेटा, वर्ब को। और वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, केवल एडवर्ब। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा दे प्ले इन द फील्ड, दे प्ले इन द फील्ड। दे क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब देखो ये जो इन द फील्ड है वो वेयर का आंसर है बेटा, इसका आंसर है वेयर का आंसर। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है ना, प्रीपोजिशन ये है और द फील्ड उसका ऑब्जेक्ट है बेटा। इन प्रीपोजिशन द फील्ड उसका ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां पर काम किसका कर रही है, एडवर्ब का कर रही है। किसका कर रही है, एडवर्ब का कर रही है। क्यों कर रही है बेटा पता है, ये इन द फील्ड मॉडिफाई किसको कर रही है, वर्ब को कर रही है। खेलने का काम कहां पर हो रहा है, इन द फील्ड में। इसकी पोजीशन भी देखो वर्ब के बाद है, यहां पर इसकी पोजीशन उस सब्जेक्ट के बाद आ रही थी, बट यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, वर्ब के बाद। यहाँ पर ये नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रही थी, इसलिए एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। लेकिन यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रही है बेटा, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए फंक्शन किसका कर रही है, एडवर्ब का। कोई दिक्कत समझ में आया ना? हमेशा याद रखना ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं बेटा, इनका काम, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है ही लेकिन फंक्शन इनका अलग होता है। फंक्शन इनका दो ही है, या तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे या तो एडवर्ब का, तीसरा कोई भी फंक्शन इनके पास नहीं होता है। क्लियर? नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रही है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज वहां पर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, समझे बेटा? और अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही है तो समझ लेना वो वहां पर एडवर्ब का फंक्शन कर रही है, क्योंकि वर्ब को केवल एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? और कंटिन्यूसली आप क्लासेस में बने रहिए, ठीक है ना? और इस चीज का हमेशा याद रखना बेटा, एक बड़ी प्यारी लाइन है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन।
जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है कोई चीज, लगातार प्रयत्न करते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं है। तो विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर win. Always remember this thing. Okay, thank you so much for this class. See you tomorrow. Thank you.